फ्रेंड्स आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 9 है, सोल्यूशन का है। सोल्यूशन किसे कहते हैं? सोल्यूशन आप कहते हो जब आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है, आपस में एक और होमोजेनियस चीज़ बनती है। सल्यूट का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी मात्रा में होती है, और सॉल्वेंट का मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है। जब सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो आपके पास सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन की टाइप्स हैं आपके पास दो तरह की, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं। अब देखें आपके जब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को मिक्स किया जाए आपस में, यानी आपके पास दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको आपने आपस में मिक्स करना है, दोनों ही अलग अलग सोल्यूशन है। मे बी आइडियल और नॉन आइडियल, वो आइडियल हो सकते हैं या नॉन आइडियल हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें उसकी कुछ रूल्स हैं जिसको देखेंगे। अगर वो सारे पॉइंट्स फॉलो होते हुए तो वो आइडियल होगा, अगर नहीं है तो नॉन आइडियल। सबसे पहले आपके पास क्या है, हम इसके पॉइंट्स को इस तरह समझ लेते हैं कि सपोज आपके पास क्या है, एक ए सोल्यूशन है, एक आपके पास बी सोल्यूशन है। ठीक है, आप इन दोनों सोल्यूशन को इस तरीके से मिलाओ कि आपके पास क्या है, ए और बी को आप देखो उनका वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम पहले था, ठीक है, जो वॉल्यूम उसका स्टार्ट में था और जो वॉल्यूम मिक्स करके है। सपोज अगर ए का वॉल्यूम था 2 ml, बी का वॉल्यूम था 3 ml कर दें, चलिए 2 ml कर लेते हैं इसको भी, 2 ml। तो वो कहता है जब आप इन दोनों सोल्यूशन को मिलाएं तो इसका वॉल्यूम टोटल उतना ही होना चाहिए जितना ये दोनों का अलग अलग था। इसका 2 और इसका 2 मिलके कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा आपको कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, द वॉल्यूम चेंज रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम का चेंज ज़ीरो होना चाहिए। अगर कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं आता तो हम उसे कहते हैं वो सोल्यूशन जिनमें कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं है, तो हम वो आइडियल होते हैं। ठीक है, यानी ए का अगर 2 ml था, बी का 2 ml था, तो जब चीज़ इन दोनों को मिक्स करके बनेगी उसका टोटल वॉल्यूम 4 होगा। तो 4 स्टार्ट वाले वॉल्यूम में भी फ़र्क कोई नहीं आया, 2 2 + 4 हो गया, 2 है बी है, बी का है 2 ही ए का। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जो आपके पास है, जिसे हम कह देते हैं डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, तो ऐसे सोल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल। और अगर आपके पास ये इक्वल टू 0 नहीं होता, सपोज आपने स्टार्ट में 2 ml लिया था और ये भी 2 ml था, लेकिन जब इनको मिक्स किया तो ये 4 की बजाय 3 ml बन गया या वो ज़्यादा हो गया, तो ऐसे तमाम सोल्यूशन को हम नॉन आइडियल कहते हैं। दूसरा, आप जब ए और बी को आपस में मिलाओ तो ए और बी का आपस में मिलाने से इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स नहीं उसमें होनी चाहिए, इंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ए और बी को आपने मिलाया ज़रूर है, लेकिन इसकी इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ बी एंड ए। तो ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल कहते हैं। अगर इनमें कोई इंटरेक्शन हो जाती है तो वो नॉन आइडियल होते हैं। दूसरा, आपके पास इन दोनों दो सॉल्वेंट को आपस में जब भी सॉल्यूशंस को आप मिलाएं तो इसमें कोई हीट नहीं चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स डेल्टा एच हमने पढ़ा था ना एंथैल्पी का, हीट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसका मतलब यानी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये नहीं होगा कि पहले हीट कुछ और थी और दोनों को मिलाने के बाद कुछ और होगा। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। दूसरी इसकी ये प्रॉपर्टी है आपके पास कि आप सबसे ज़्यादा सोल्यूशन को हमें चेक करना कि वाकई में वो आइडियल है या नहीं है आइडियल, तो उसके लिए एक लॉ होता है जिसे हम कह देते हैं राउट्स लॉ। ठीक है, अगर वो इस लॉ को ऑबे करता है, राउट्स लॉ को, तो फिर हम कह देते हैं दिस इज़ आइडियल। अगर वो इस लॉ को ऑबे नहीं करता तो हम उसे कह देते हैं कि वो नॉन आइडियल है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ना पॉइंट्स की सूरत में देख लेते हैं। कुछ जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है कि द फोर्सेस टू इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेम एज व्हेन दे वर इन द प्योर स्टेट। जब ए और बी अलग अलग पड़े हुए थे सॉल्वेंट्स, अब उनकी दरमियान जो फोर्सेस थी उनको मिलाने के बाद जो फोर्सेस वही रही, यानी जो जैसी स्टेट पहले थी वैसे ही रही, तो ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं होता, सेम नहीं रहती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं नॉन आइडियल। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स, द सोल्यूशन इज नॉन आइडियल। यानी कि वो अगर अब वो कहता है कि आपके पास सोल्यूशन दोनों सोल्यूशन जो वॉल्यूम का है वो चेंज हो जाता है, सेम नहीं रहता जैसा पहले था, वो नॉन आइडियल है। अगर सेम रहता है, जैसे वॉल्यूम पहले था स्टार बाद में भी वही है,
तो इसका मतलब क्या होता है, वो आइडियल है। आइडियल सोल्यूशन के अंदर कोई इंथाल्पी चेंज नहीं होती, मतलब उनके अंदर जीरो डेल्टा एच होता है। उसके बाद है, अगर आपके पास राउल्स लॉ ओबे करता है तो फिर हम कहते हैं कि वो आइडियल है, अगर नहीं तो नहीं। ये द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द आइडियलिटी। बेस्ट वे है कि आप बता सको सोल्यूशन आइडियल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर इनके डिफरेंस को आप टेबल में प्लॉट करके लिखें तो किस तरह लिखेंगे। सो यहाँ पे वही पॉइंट्स आपके पास लिखे हैं आइडियल सोल्यूशन के। आप एक के पॉइंट्स याद करो, दूसरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अ सोल्यूशन विच बेस्ड राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। जो राउल्स लॉ को बेस करते हैं उसे आइडियल कहते हैं। उनके दरमियान फोर्स, the force of attraction between the particles would be the same. The volume of the mixing, चीज़ों को मिलाने से पहले वॉल्यूम था और आफ्टर मिक्सिंग जो था वो रिमेन सेम, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है। डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो मीन उनके अंदर कोई एंथैल्पी का चेंज नहीं आता। और उसके बाद एक आखिरी पॉइंट है कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो इस इक्वेशन को ओबे करते हैं। ठीक है, इक्वेशन हम बाद में देखेंगे कौन सी क्वांट प्रूफ इक्वेशन है। Ideal solution के एग्जांपल है टोलुइन, बेंजीन, ईथर, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एक्सेट्रा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो राउल्स लॉ को बेर नहीं करते। उनके दरमियान फोर्सेस जो होती हैं आर नॉट सेम। द वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम से नहीं रहता है, डिफरेंट हो जाता है। उनकी एंथैल्पी भी जीरो नहीं रहती, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये इक्वेशन को एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। और इस एग्जांपल है एसीटोन, वाटर एंड हेक्सेन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आई है, लॉन्ग है तो डिफरेंस आपने ऐसे किया। अच्छा, उसके बाद आपके पास है टॉपिक जो है वो है राउल्स लॉ, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। राउल्स लॉ ने क्या किया था, जब हम बात करें कि सोल्यूशन की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए, तो राउल्स लॉ ने सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द वाटर वेपर्स ऑफ सोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन में जो चीज़ें डाली जा रही हैं वो कौन सी हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन निकाला था किससे, वाटर वेपर से। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा था जब भी आप सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं इन अ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज लोएड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, वो कहता है कि जब आपके पास, फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, उसमें क्या पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर है। आप वाटर को अगर बॉइल करते हो, ठीक है, आप उसे हाई रिमूव कर रहे हो, आप इसमें क्या करोगे, वाटर को जब बॉयल करते जाओगे तो आपको पता है इस पर अगर लीड रख ली जाए तो इसमें कोई ना कोई वेपर प्रेशर भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, वाटर ये आपके पास मौजूद है, यहाँ पे वाटर है सिंपल, इसके अंदर कुछ नहीं डाला हुआ। वाटर को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो आपको पता है वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे वेपर्स भी आना शुरू होते हैं। बॉयल जब होता है तो वेपर्स भी आते हैं, वो वेपर्स इसके ऊपर ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, सपोज इसने जो भी आपके पास वेपर्स हैं सारे इसके पास मौजूद हैं, वाटर आराम से बॉयल हो रहा है, बॉयल होकर वेपर्स उसके बने जा रहे हैं नॉर्मल। लेकिन अगर मैं कहूँ आप वाटर के अंदर कोई चीज़ ऐड कर दो, बाहर से डाल दो, अब वाटर को तंग करने के लिए कोई चीज़ उसमें चली गई। अब जो चीज़ टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे थे, ये जितना प्रेशर को बन रहा था वो नॉर्मली पहले डालने से पहले वो प्रेशर क्या हो जाता है, चीज़ को ऐड करने के बाद हमेशा कम हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि पहले तो पानी नॉर्मली फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कोई चीज़ ऐड कर दी तो ऊपर वाला रास्ता इसका जहाँ से ये निकल रहा था ना, वहाँ पे ब्लॉकेज आ गया। अब उतना अच्छा पानी के पार्टिकल्स ऊपर नहीं जा रहे। अगर वो नहीं जा पा रहे तो इसका मतलब ऊपर से नीचे के वेपर्स भी नहीं बन पा रहे उतने, तो वेपर क्या हो गया, कम हो गए, तो वेपर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स जो सॉल्वेंट होता है, जो वेपर प्रेशर उसका होता है, अगर उस सॉल्वेंट के अंदर हम कोई चीज़ डाल दें एक्स्ट्रा तो वो उसको उसका ब्लॉक कर देती है जगह को, उसके पार्टिकल्स होते हैं वैसे मूव नहीं कर पाते ऊपर और वेपर प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ द वेपर प्रेशर इज लोएड। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो रिलेशनशिप था क्वांटिटेटिवली जो एक्सप्लेन किया गया था वो क्या था, बिटवीन द वेपर्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। कंपोनेंट्स मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस इक्वेशन में तीन स्टेटमेंट्स बनती हैं, वन बाय वन सारी स्टेटमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या है, आपके पास सोल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो उड़ के ना चला जाए। अब उड़ के कैसे नहीं जाएगा, आप उसके ऊपर लेट रख दोगे तो ऊपर से मूव नहीं करेगा, या आपके पास ऐसी चीज होना चाहिए जो अपने आप इवेपोरेट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद सॉल्वेंट वोलेटाइल होना चाहिए। सॉल्वेंट का मतलब
सॉल्वेंट अपने आप उड़ जाना चाहिए, ठीक है। वोलेटिलिटी वो होती है जो इजीली राइस बॉयल करके वेपर्स में चला जाए। तो डेफिनेशन देखो क्या था, उसने कहा था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का। उसने कहा इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जो चीज प्योर सॉल्वेंट में है उसके मोलर फ्रैक्शन से। तो देखो उसने कहा अगर हम सल्यूट के लिए, आपके पास सॉल्वेंट सोल्यूशन में तो दो चीजें हैं, एक है आपके पास क्या है, सल्यूट, ठीक है, और दूसरी क्या है, सॉल्वेंट, सही है। तो आप सॉल्यूट के पार्टिकल के लिए यूज कर लो X2 और सॉल्वेंट के पार्टिकल के लिए यूज कर लो X1। हमने सिर्फ वर्ड यूज किया इसको शो करने के लिए। उसने कहा कि आपका जो प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो, यहाँ भी कह सकते हो द प्रेशर ऑफ, प्रेशर किसका, किसी भी सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो आपके पास क्या होता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय द इट्स मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हमने अभी तक नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन कहते हैं किसे। आपको पता है सोल्यूशन को मेजर करने के लिए, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए काफी सारे यूनिट्स होते हैं। वो कौन कौन से यूनिट्स होते हैं आपने पढ़ा हुआ है, मोलैरिटी, ठीक है, और आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है, और आपके पास एक मिनट की साथ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है आपके पास उसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा दो चीज़ों की जो होती है मोल फ्रैक्शन वो इक्वल टू 1 आता है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर आपके पास दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, चाहे सल्यूट और सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल ये सल्यूट और सॉल्वेंट इसमें ऐड हैं आपके पास, तो जो सॉल्वेंट की अमाउंट होगी उसको X2 से, और जो सल्यूट की अमाउंट होगी उसे कहेंगे X1। X1 और X2 को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर आपस में सॉल्व होके आना चाहिए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होती है, जिसमें जो भी आपने अमाउंट लिए ग्राम में उसको 1000 ml में डिजोल्व करना। मोलैरिटी होती है जितनी भी आपको अमाउंट दी गई है उसे 1000 ग्राम में डिजोल्व करना, ठीक है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, आपके पास मोल्स होने चाहिए, ठीक है। एक्स के मोल्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे N1, ठीक है, और इसके क्या हो जाएंगे N2, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है X से। तो ये आपके पास आ गई। तो इस पे जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड सॉल्वेंट इज equal to the product of pure solvent multiplied by the mole fraction of solution, ठीक है, X1 सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब वो कहता है कि आपके पास P नोट क्या है, इसका प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर अमाउंट में, और X1 क्या है आपके पास, सॉल्वेंट की, मैंने भी बताया था सॉल्वेंट की। X प्लस और X प्लस 2 मैंने कहा था आपके पास जो मोल फ्रैक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं X1 की वैल्यू को अगर निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, ये X प्लस 1 इधर है, ये प्लस X2 जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस X2, ठीक है। X2 क्या है, सल्यूट की। तो अब आप देखो अगर मैं X1 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन में पुट कर दूँ तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस X2, ब्रैकेट को खोलो, P नॉट 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या है P नॉट, P नॉट को मल्टीप्लाई किया X2 से तो आंसर आया माइनस P नॉट X2, ठीक है। अब आप क्या करोगे अपनी इक्वेशन में, ये जो P यहाँ पे लिखा हुआ है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बनेगा, P माइनस P नॉट, यही बनेगी ना इक्वेशन, साथ क्या आ जाएगा माइनस P नॉट X2। मुझे तो ये माइनस नहीं चाहिए तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या करूँगी, -1 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो आंसर क्या बचेगा सिर्फ P नॉट माइनस P, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा P नॉट X2। मैंने ऐसा क्यों किया तो याद रखो भाई,
जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसकी अमाउंट हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी जो सॉल्वेंट सिंपल पड़ा होता है, अगर आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा, पार्टिकल्स को जगह मिल रही है, आराम से बॉयल होके जा रहे हैं, वेपोरेट हो रही है, वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई चीज़ डाल देते हो, ब्लॉक कर देते हो जगह को, आपने चीज़ को ऐड कर दी, फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूट के पार्टिकल सारे आ गए इसमें, अब उतनी जगह इसको आराम से नहीं मिलेगी बाहर निकलने के लिए जितनी पहले मिल रही थी। अगर नहीं मिल रही थी तो वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा नहीं बनेगा, तो सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए पी नॉट की वैल्यू को पॉजिटिव किया ताकि बाकी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। पी नॉट माइनस पी, ये जो आ रहा है दिस इज द चेंज, चेंज है, चेंज को शो करते हैं डेल्टा पी से, ठीक है। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। ये जो डेल्टा पी आपके पास है इसमें, इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या है, द वेपर प्रेशर, ठीक है। द चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है डेफिनेशन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ प्योर सोल्यूशन का प्रेशर इनटू सॉल्यूट की अमाउंट, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन दूसरी भी आ सकती है। और एक डेफिनेशन क्या है, ये जो पी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड टू, इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, डेल्टा पी, डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी के नीचे क्या आ जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, ऐसी है ये ना इक्वेशन। तो ये आपके पास एक नई स्टेटमेंट बनती है जिसे हम कह देते हैं द रिलेटिव फ्लोरिंग। ये है आपके पास लोअरिंग ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसको प्योर के साथ कंपेयर करेंगे तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, टू मतलब सॉल्यूट। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट इनटू x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये तीनों डेफिनेशन इसके आ गई। अब रोल्स लॉ की कुछ डेफिनेशन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो क्या है कि रोल्स लॉ में देखो यहाँ पे इस फैक्टर में किसी भी इक्वेशन में टी का वर्ड नहीं आ रहा, टेम्परेचर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट होती है। और ये किस पे अमाउंट इसकी डिपेंड कर रही है, आप देखो फाइनल वाली इक्वेशन में x2 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में, 2 मतलब सॉल्यूट है, ठीक है, is constant when the equimolar proportion of different solutes are dissolved in the same mass of the same solute। कहता है इसकी डेल्टा पी और पी की वैल्यू सेम हो सकती है, ये बराबर हो सकती है अगर सेम अमाउंट सेम चीज में ऐड की जाए, यानी आपके पास दो ए बी थ्री सी है, सोल्यूशन तीन है, तीनों की अमाउंट अगर सेम ली जाए, चीज चाहे कोई भी हो, अगर उनकी अमाउंट सेम ली गई है तो डेल्टा पी और पी नॉट की वैल्यू भी उन सबके लिए, तीनों कंटेनर्स के लिए सेम होगी।